नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज के समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, फ्यूचरिस्टिक एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उसी तरह से मार्केट में न्यू एम्यूनिशंस एंड वेपन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। इवन इन recent years, some modern weapons are utilized as modern warfare tactics। और इसी कड़ी में एक बड़ी डेवलपमेंट चाइना से निकल के आई है। चाइना ने अपना पहला ग्रेफाइट बॉम्ब अनवील किया है दुनिया के सामने, जिसे सॉफ्ट बॉम्ब या ब्लैकआउट बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी बड़े शहर की पावर ग्रिड को ठप कर सकता है, कंप्लीट ब्लैकआउट कर सकता है। चाइना अनवील्स इट्स न्यू ग्रेफाइट बॉम्ब। और सबसे पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा एक वीडियो जो है रिलीज की जाती है, जो आज के समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी है। वीडियो टीजेस न्यू चाइनीज ब्लैकआउट बॉम्ब दैट कैन नॉक आउट इनेमी पावर स्टेशंस। और वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को जो है कवर कर रहा है कि चाइना का जो नया ब्लैकआउट बम है, ये पूरे शहर की बिजली को ठप करने वाला खतरनाक हथियार है। चीन का नया ब्लैकआउट बॉम्ब किसी बड़े विनाश के दुश्मन की बिजली आपूर्ति को ठप करके उसे कमजोर कर सकता है। इट मीन्स जो पावर सप्लाई स्टेशन है और वहां का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिना कोई डिवेस्टेटिंग इंपैक्ट किए पावर ग्रिड को ठप कर देगा, जिससे पूरे शहर में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हो कि किसी एक बड़े शहर का, बड़े एरिया का जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जैसे कि रियल टाइम डाटा ट्रांसफर, मॉनिटरिंग, सर्विलांस एंड कंप्यूटिंग एंड इसी तरह की अदर सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। तो यह हथियार न केवल सैन्य रणनीति को बदल सकता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ दो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या ये बॉम्ब या जो वेपन है वाकई युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा, या फिर चाइना की केवल एक डराने वाली रणनीति है, मीन्स स्ट्रेटजी है, वार स्ट्रेटजी है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा, ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इसी के साथ मीडिया के गलियारों और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि चाइना ने अपने ग्रेफाइट बॉम्ब का फर्स्ट लुक यहाँ पे शेयर किया है, जिसे मिस्टीरियस बॉम्ब के नाम से भी जाना जा रहा है। यस, इसे एक मिस्टीरियस बॉम्ब भी कहा जा रहा है। चाइनाज मिस्टीरियस न्यू ब्लैकआउट बॉम्ब कैन नॉक आउट इनेमी पावर स्टेशंस द मिरर यूएस, जो कि यूएस का एक मीडिया हाउस है। तो यूएस भी इसको लेकर काफी कंसर्न्ड हैं, एंड जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये डिस्कशन का विषय बना हुआ है, क्योंकि चाइना के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने एक वीडियो रिलीज करके ये क्लेम किया है कि 10,000 स्क्वायर मीटर के किसी भी एरिया को, टारगेटेड एरिया को कंप्लीट ब्लैकआउट कर सकता है, कंप्लीटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकता है यदि ये वाला वेपन इस्तेमाल कर दिया जाए। तो एक एनिमेटेड वीडियो जो है रिलीज की गई है चाइना के सीसीटीवी ब्रॉडकास्टर के द्वारा। एंड यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, मैं इसको दिखाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आवाज शायद आपको दिखाई न दे। अच्छा, आवाज दिखाई नहीं, आवाज सुनाई न दे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बड़ा म्यूनिशन है। मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ। ये आप देखिए, ये वाली जो मिसाइल है, ये इसको कहेंगे हम लोग मैन म्यूनिशन। और जैसे ही इसको छोड़ा जाता है टारगेट के ऊपर, या कहें कि इसकी स्ट्राइक की जाती है, तो छोटे छोटे जो 90 सिलिंड्रिकल टाइप के सब म्यूनिशंस को ये रिलीज करता है। आई रिपीट अगेन, छोटे छोटे 90 सिलिंडर्स जो कि सब म्यूनिशंस हैं, उनको रिलीज करता है, और ये जाके पावर स्टेशन या पावर सप्लाई स्टेशन के ऊपर अटैक करेंगे। तो आगे आप देखिए, और इस तरह से ये छोटे छोटे सिलेंडर्स आए, जमीन पे जाके जो है इन्होंने अटैक किया, एक तरह से स्ट्राइक की, और फिर वापस बाउंस कर जाते हैं। जी हाँ, आप देख पाओगे, एक बार ये जमीन पे आएंगे और वापस से हवा में आएंगे, कुछ इस तरह से। जस्ट वेट ए मिनट, फिर से देखिए, फिर देखिए,
कुछ इस तरह से। यस, ये नजारा आई थिंक आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। अब होगा क्या कि ये जो छोटे छोटे सब म्यूनिशंस थे, इनमें से ग्रेफाइट पार्टिकल्स निकलेंगे। जब ये फटेंगे तो ग्रेफाइट का जो भी मटेरियल इनके अंदर इस्तेमाल किया गया है, इवन कई जगह कार्बन भी बताया जा रहा है, अब क्योंकि वो कार्बन का ही एक अपरूप है, तो ग्रेफाइट जब यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनके ऊपर अपना पूरा एक क्लाउड क्रिएट कर देगा। और चूंकि हम सबको पता है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे में पावर ग्रिड जो है की कनेक्टिविटी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि सर्किट टूट जाएगा। तो ऐसे में पावर सप्लाई नहीं होगी और ब्लैकआउट हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस जो है इस बॉम्ब को लेकर, इस वेपन को लेकर देखने को मिल रही है। आप देख भी पाओगे हाउ डज ए ग्रेफाइट बॉम्ब वर्क्स। तो कुछ इस तरह से काम करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये रिलीज करेगा, क्लाउड जो है उनका बन जाएगा जो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। अब हमें पता है ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और जो एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं एंड जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनको ये टारगेट करेगा, विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जो बॉम्ब है या इस तरह के जो वेपन्स हैं, ये सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आज के मॉडर्न एरा में इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करना पब्लिकली जैसे इनह्यूमन है, पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट जब किया जाएगा तो बड़े स्केल पे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं। यदि आपने किसी हॉस्पिटल की बिजली को ब्लैकआउट कर दिया, आप सोच के देखिए कितने लोगों की जान वहां पे जा सकती है बिना किसी हथियार के, बिना उनको गोली मारे, राइट। यदि ऐसे ही आप एविएशन सेक्टर की बात कर सकते हैं, जहां पे रियल टाइम डाटा ट्रांसफर होता है। अगर आपने नीचे स्टेशन की पावर कट कर दी, वहां पे कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, तो वो डाटा ट्रांसफर होगा नहीं। तो जहाज जो आसमान में उड़ रहे हैं उनको दिशा निर्देश देने वाला कोई होगा नहीं। तो ऐसे में उनके भी आपस में टकराने की खतरे बने रहते हैं। तो बहुत सारे डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज इस चीज के हो सकते हैं। तो अगर बात करें इस तरह के जो ग्रेफाइट बॉम्ब हैं, या इनको सॉफ्ट बॉम्ब के नाम से भी जाना जा रहा है, तो क्या ये वेपन्स मार्केट में नए हैं? तो देखिए वैसे तो ये वेपन नया नहीं है। 1999 में नाटो के द्वारा, या कहें कि यूएस के द्वारा नाटो को साथ में लेके इसका इस्तेमाल किया गया था। तो यूएस पहले ही इस बॉम्ब को बना चुका है जब सर्बिया के ऊपर अटैक किया गया था। जी हाँ, सर्बिया के अंदर जब कोसोवो वार चल रहा था 1999 में, क्योंकि आप सबको पता वो कहानी, सर्बिया जो कि एक यूरोपियन देश है, एंड यहाँ पे कोसोवो नामक एक देश बनाने का विचार जो चल रहा है, या कई देश, यूरोपियन देश, यूएस उसको मान भी चुके हैं। एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, एंड सर्बियन जो हैं वे थोड़ा सा अलाइनमेंट रखते हैं रसिया की तरफ। उनकी जो एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, उनका झुकाव, एफिनिटी रसिया की तरफ है। तो ऐसे में यूएस एंड नाटो कंट्रीज चाहती हैं कि सर्बिया प्रो यूएस न प्रो रसिया न रहे। सर्बिया के इंटरेस्ट यूएस के साथ अलाइन होने चाहिए। तो ऐसे में वो एक वार था, एंड उस समय इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, एंड 70% ऑफ द कंट्रीज पावर ग्रिड शॉर्ट सर्किटेड, बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया था। इवन इस आपको बता दूं, ये जब बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया ना, तो सर्बिया को एक संधि में भी आना पड़ा था। यहाँ पे सर्बिया इस वार को हार गया था। सॉफ्ट बॉम्ब नॉक्स आउट पावर प्लांट्स। 26 साल पुराना ये आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, 1999 का 4 मई का ये आर्टिकल है। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से नाटो फोर्सेस ने सर्बिया में इस बॉम्ब का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल किया था। तो ये नया नहीं है। अब इसका खतरा क्या है? क्या हमारे लिए बड़ा खतरा है? बिल्कुल है। अब हमारे लिए खतरा, इंडिया के लिए खतरा तब सामने आएगा जब सबसे पहले चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा। जी हाँ, अब बताया जा रहा है, मार्केट में यही खबरें हैं कि चाइना जो है इस वेपन का इस्तेमाल ताइवान को इन्वेड करने के लिए, ताइवान को सीज करने के लिए करेगा। वो भविष्य में होगा जब
impending attack होगा ऑन ताइवान, चाइनाज न्यू ग्रेफाइट बॉम्ब सिग्नल्स शिफ्ट टू साइलेंट सीज ऑफ ताइवान। और इस आर्टिकल में बेहतरीन तरीके से बताया गया है एशिया टाइम्स में कि चाइना ने पूरी रणनीति बना रखी है किस तरह से ताइवान के पावर ग्रिड को शॉर्ट सर्किट करना है, कंप्लीट ब्लैकआउट करना है। क्योंकि ताइवान में आपको बता दूं 3 बड़े स्टेशन हैं, साउथ, नॉर्थ एंड सेंट्रल। एंड जो सेंट्रल स्टेशन है उसको साउथ एंड नॉर्थ से कनेक्ट किया गया है और उन्हीं 3 बड़े स्टेशन के सब स्टेशन भी हैं। तो इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे एक रिपोर्ट भी पेश की थी कि किस तरह से 6 के 6 स्टेशन को ब्लैकआउट किया जाएगा, पहले सेंटर को, फिर नॉर्थ को, फिर साउथ को, और मतलब बिल्कुल कयोस वाली सिचुएशन को लेके आ जाएगा ताइवान में। एंड वेरियस रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं, चाहे रांड की रिपोर्ट हो या यूएन की रिपोर्ट हो, C4ISR की रिपोर्ट हो, ये सब यहाँ पे चाइना के फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में डिटेल में बातें कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चाइना आने वाले समय में ताइवान को इन्वेड करेगा एंड वो होने वाला है एक समय पे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इंडिया को भी ऐसे वेपन से खतरा है, कि क्या चाइना से हमको सतर्क रहना चाहिए? देखिए ऐसी बात है, होना चाहिए, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो देखिए चाइना इस वेपन को पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो न्यू लीथल एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट्स हैं वो चाइना पकड़ा रहा है पाकिस्तान को। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पूरी भरपूर मदद जो है पाकिस्तान की गई थी, चाहे फिर वो इंफॉर्मेशन वारफेयर को लेकर हो, वेपनरी सप्लाई को लेकर हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, या हर चैनल के माध्यम से पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में भविष्य में जब हम ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करेंगे, जो कि अभी होल्ड पे है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को इन वेपन्स को थमा दे, जो कि बनाने में भी सस्ते हैं एंड भारत के जो क्रिटिकल ग्रिड्स है, पावर ग्रिड्स हैं, उनको चोक किया जा सकता है। ये भविष्य में हो सकता है, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इसके काउंटर में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए खुद चाइना इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है। चाइना का कहना है कि देखिए जो पावर स्टेशन हैं और ये जो ग्रेफाइट बॉम्ब है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर स्टेशंस, उनको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अलावा 2 प्रकार के प्रोटेक्शन यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे। जो करंटली हम लोग एक्टिव प्रोटेक्शन अपनाते हैं उसमें होता क्या है कि रडार को जैम कर दिया, जैसे रडार हमने लगा दिए जो जैम कर देंगे सिग्नल्स को, तो एक तो वो हो जाएगा एक्टिव एक्टिव प्रोटेक्शन। दूसरा रहेगा पैसिव डिफेंस। पैसिव डिफेंस में क्या होगा कि जो पावर स्टेशन है उसकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी को हमें इन्हांस करना पड़ेगा, उसी चीज पे फोकस करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी वायर है, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनको इंसुलेट करना पड़ेगा। अब इंसुलेशन का खर्चा बहुत आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि भारत में तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पावर ग्रिड स्टेशन हमने बना रखे हैं, बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर रखा है, पूरे देश को हम लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बांग्लादेश को, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब देशों को हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो उन सब को इंसुलेट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, वो हो नहीं सकता है। हाँ हो सकता है भविष्य में जब चाइना अटैक कर दे तब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा रैपिडली रिपेयर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि स्टैंड बाई, युद्ध के समय की बात हो रही है, स्टैंड बाई होना होगा हमारी जो रिपेयरिंग टीम है उसको। एयर कर्टेन प्रोटेक्शन को अपना सकते हैं। तो ये खुद चाइना बता रहा है कि हम इस तरह के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वे अपना सकते हैं, राइट। तो आपका क्या मानना है इस बॉम्ब को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना। और वही है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।